हेलो फ्रेंड्स, आज अपने बुचकैट मैथ्स का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और अपना पहला चैप्टर होगा रिलेशन एंड फंक्शंस का। सबसे पहले हम सीखेंगे आज रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशंस हमेशा दो सेट के बीच में एस्टेब्लिश होते हैं। अपने एक एग्जांपल अगर ले, सिंपल सा कि हमारे पास सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में हमारे पास चार चीजें हैं, मुंबई, पुणे, कोलकाता और कानपुर। जबकि सेट बी में हमारे पास है महाराष्ट्र, यूपी और वेस्ट बंगाल। तो इसके अंदर से हम क्या करेंगे कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाता है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के बहुत सारे सेट्स बनेंगे, जैसे मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई यूपी, मुंबई वेस्ट बंगाल, पुणे महाराष्ट्र, पुणे यूपी, पुणे वेस्ट बंगाल, कोलकाता महाराष्ट्र, कोलकाता यूपी, कोलकाता वेस्ट बंगाल। इस हिसाब से बहुत सारे सेट्स बनेंगे। पर लेट अस कंसीडर अ सबसेट फ्रॉम ए क्रॉस बी इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन आर। अपने पास क्या टर्म है, रिलेशन एक लाया अपन ने आर। अब वो रिलेशन क्या चीज है कि मुझे एक एक्स वाई नाम का पेयर, ऑर्डर्ड पेयर सेट चाहिए, जो कैसा हो, जिसमें एक्स हमेशा क्या हो, सिटी हो, किसका, स्टेट वाई का, इस हिसाब का। तो अपना रिलेशन क्या बनेगा, तो मुंबई, मुंबई किसका है, महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, कोलकाता वेस्ट बंगाल और कानपुर यूपी। इस सब से क्या बना, हमारे पास रिलेशन बना। तो अपने क्या कह सकते हैं कि रिलेशन क्या चीज होती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट जो होगा वो अपना एक रिलेशन कहलाया जाता है। अगर अपने इसे अच्छे से ग्राफिकल तरीके से समझने का कोशिश करें तो हमारे पास सेट ए है और सेट बी है। इसमें से हम ऐसा बोल सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र के साथ है, पुणे महाराष्ट्र के साथ है, कोलकाता वेस्ट बंगाल और कानपुर यूपी। इस हिसाब से अपने कोई भी एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। अब रिलेशंस के अंदर 2 से 3 टर्म आते हैं। पहला सबसे पहले डेफिनेशन, जबकि डेफिनेशन अपन ने पढ़ लिया। अब आता है अपने पास डोमेन, रेंज और कोडोमेन, जो अपने अभी आगे करते हैं। अब अपने पढ़ेंगे डोमेन, रेंज और कोडोमेन, तीनों क्या चीज होती है। अब डोमेन अगर समझे तो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर। मतलब आप जो रिलेशन बना रहे हो उसके अंदर जो पहला सेट, जो भी सेट बना उसका जो ऑर्डर्ड पेयर है, पहले जो नंबर्स का जो सेट बनेगा उसे अपने कहेंगे डोमेन। सेम उसमें रेंज क्या होती है, जो सेकंड नंबर, मतलब जहां वाई की जगह पे जो नंबर्स आते हैं उनका जो सेट बनेगा वो आपका कहलाएगा रेंज। तो डोमेन और रेंज हो गए। अब कोडोमेन, कोडोमेन क्या चीज है वो आपको एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आएगा। होल सेट ऑफ बी इन ए क्रॉस बी इज कॉल्ड कोडोमेन। मतलब जो अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं ए क्रॉस बी का, उसमें जो ये बी नाम का जो सेट है उसको अपने आखा कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन और रेंज में फर्क होता है। कोडोमेन और रेंज हर बार ऐसा नहीं हो सकता है कि वो सेम होगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा कि मेरे पास सेट ए है जिसके अंदर 1 to 5 नंबर्स है। अब मुझे एक रिलेशन डिफाइन करना है ए क्रॉस ए पे, मतलब जहां अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे ए क्रॉस बी, यहाँ पे उसी पे वापस से मुझे मतलब ए इंटू ए का रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन किस हिसाब से बनाना है कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब y ऐसा नंबर होना चाहिए जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर हो। मतलब अगर मैं x में 1 डालू तो x का 1 मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2। मेरा पहला सेट क्या बनेगा, 1, 2, क्योंकि 1 और 2 दोनों मेरे सेट ए में अवेलेबल है। अब दूसरा x की वैल्यू 2 डालता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो y की वैल्यू कितनी हुई 5। अब 5 मेरे पास अवेलेबल है। दूसरा सेट क्या बना मेरे पास, 2, 5। उसी हिसाब से x की वैल्यू जैसे मैं 3 डालता हूं तो फिर y की वैल्यू कहां टेंड करती है, 10 पे। जबकि a के अंदर 10 है ही नहीं तो वो मेरा सेट नहीं बनेगा। तो ये मेरा क्या हुआ, रिलेशन हो गया डिफाइन। अब इसके ऊपर से हमने समझा था, क्या समझा था, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट। मतलब 1, 2 मेरा क्या हो गया इधर डोमेन। रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट का सेट। 2, 5 क्या हो गया मेरे यहाँ पे रेंज। और कोडोमेन होल सेट ऑफ बी, मतलब ए क्रॉस ए, तो यहाँ बी की जगह ये ए ही है, तो जो ए आखा सेट है वही मेरा आखा पूरा क्या होगा, कोडोमेन। अंडरस्टैंड, ओके। अब अपने पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस कितने प्रकार के होते हैं कोई भी सेट पे। उससे पहले एक चीज नोट करते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए टू बी। मतलब एक सेट से दूसरे सेट, मतलब ए और बी नाम की जो सेट है उसके ऊपर टोटल मेरे पास कितने रिलेशन हो सकते हैं, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 2m into n। m और n यहाँ पे क्या है, a और b के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। जैसे a के अंदर m एलिमेंट और b के अंदर n एलिमेंट्स है, तो इसका ओवरऑल फॉर्मूला क्या होगा, 2m into n। तो इस सबसे हम क्या पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट a टू b। अगर इसका एक एग्जांपल दूं, सपोज करो मेरे पास सेट a के अंदर 3 एलिमेंट्स है और b के अंदर है 2 एलिमेंट्स, तो मेरे पास ओवरऑल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो गए इस पे, 2^3 into 2 मीन्स 2^6। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो गए, 2^6। तो इससे अपने डायरेक्ट नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं। अपने आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे। टाइप्स ऑफ रिलेशन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक इक्विवेलेंस भी होता है, पर इक्विवेलेंस आपको मैं बाद में बताता हूँ।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सबसे सिंपल कि दो का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे अपन ने सपोज किया एक सेट ए है, अब सेट ए का क्रॉस प्रोडक्ट सेट ए के साथ, यहाँ पे जितने भी रिलेशंस बनेंगे वो सब आएंगे मेरे यूनिवर्सल रिलेशनशिप में। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सेट ए के अंदर 1,2 ये मेरे सेट में है, तो मेरे पास इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा वापिस 1,2 के साथ। तो यहाँ पे जितने मेरे पास बनेंगे 1,1, 1,2 पहला, फिर 2,1, 2,2, 2,1 और 2,2, तो ये क्या बन गया, मेरा पूरा रिलेशन बन गया। अब वो पूरा ए क्रॉस ए पे बना, इसे मैं क्या कहूंगा, यूनिवर्सल रिलेशनशिप कहूंगा। इसके बाद अपने आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। अब ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसे बहुत गौर से समझिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे रिफ्लेक्सिव, एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, पहले इसकी नोटेशंस के साथ आपको देखिए। ये क्या कहता है कि अगर मेरा एक एलिमेंट है एक्स नाम का, वो पूरा एक्स के साथ ही रिलेटेड है, मीन्स एक्स कॉमा एक्स है, वो कहां पे एक रिलेशन आर में है, तो कैसा होगा, मेरा रिफ्लेक्सिव होगा। अगर एग्जांपल के साथ समझू तो मेरे पास अगर एक सेट ए है, उसके अंदर वही अपने लेते 1, 2, 3 नॉर्मल वाला, तो इसके अंदर मुझे रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो मेरे पास तीन चीज होनी चाहिए, 1,1, 2,2 और 3,3। ये तीनों चीज मेरे रिलेशन के अंदर होनी ही चाहिए, इसके अलावा बाकी होगी चलेगा, पर अगर रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो ये तीनों होने ही चाहिए। बड़ा ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, x, x के साथ ही x है, तो यहाँ 1,1, 2,2 और 3,3, तो ऐसे ही क्या हो गया, मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अपने कहते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या कहते हैं, तो अगर मेरे पास एक एलिमेंट है x नाम का, वो मेरा y के साथ रिलेट करता है, तो ये होना ही चाहिए कि जो y नाम का दूसरा एलिमेंट है वो x के साथ वापिस रिलेट करना ही चाहिए, तो इसे मैं कहूंगा सिमेट्रिक। इसमें वापिस से सेम एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास सेट ए है, उसके अंदर मैंने सपोज किया 1, 2 और 3 ये एलिमेंट्स हैं। अब मेरा अगर इसमें रिलेशन बनाऊं, अगर इस रिलेशन में मेरे पास कहीं पे 1,2 आप दिखता है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे वहां पे 2,1 चाहिए ही होगा, क्योंकि मुझे सिमेट्रिक प्रूव करनी है। अगर एक्स वाई के साथ लिंक है तो वाई एक्स के साथ लिंक होना ही चाहिए, तब जाके मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि सिमेट्रिक है। अंडरस्टैंड। और लास्ट मेरा आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में एक चीज ध्यान रखना, ट्रांजिटिव अपने को 3 एलिमेंट चाहिए, उसमें 2 एलिमेंट से काम नहीं चलेगा। 3 क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें क्या बताता है कि अगर एक एलिमेंट ए नाम का है वो बी के साथ रिलेटेड है और बी है वो सी के साथ है। अपन ने पढ़ा था x इक्वल्स टू वाई और y इक्वल टू जेड है, तो अपने सिंपल बोल सकते हैं कि x इक्वल टू जेड के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, एक एलिमेंट बी के साथ रिलेटेड है और बी एलिमेंट सी के साथ रिलेटेड है, तो ये अनिवार्य है कि यहाँ पे ए जो है वो सी के साथ ही रिलेट होना चाहिए। इसमें भी अगर मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास 1,2 है और 2,3 है, अगर सेट के अंदर ये है तो 1,3 मुझे सेट के अंदर चाहिए, तब जाके ये मेरा ट्रांजिटिव प्रूव हो पाएगा। क्यों, देखो ए और बी आपस में रिलेटेड है बी के साथ, ये देखो ये बी दोनों सेम है, बी के साथ ही सी रिलेटेड है वापिस से, तो जो ए और सी वो भी आपस में रिलेटेड होने ही चाहिए। यहाँ पे मुझे 1,3 ही चाहिए, 3,1 अलाउड नहीं है, क्योंकि ए सी के साथ रिलेटेड है। रिलेशन के अंदर फर्क होता है, क्योंकि रिलेशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर का होता है। ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको पहले बता चुका था कि x, y इसकी पोजीशन अपने चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। x अपनी जगह पे रहेगा, y अपनी जगह पे रहेगा। अगर इन दोनों ने जगह चेंज कर दी तो ये दूसरा ही कोई पेयर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 3,1 अगर मैं लेता हूँ, 1,3 नहीं लेता, तो ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। ओके, तो अभी आपने पढ़ लिया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का मैंने एकदम शॉर्ट के यहाँ बता दिया, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी क्लासेस यहाँ पे ऑफलाइन भी चलती है, जिसमें नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दिया गया है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और वेब किया के नीचे आपको वेबसाइट भी दी गई होगी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप जाके रजिस्टर कर सकते हो, ताकि आपको एक्स्ट्रा इंटरेक्टिव क्लासेस, डाउट सेशंस और कई प्रकार के आपको जो फायदे हैं जो हम किया क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, वो आपको मिल सके। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ। चलो, एग्जाम्पल में हमको क्या दिया है, सेट ए है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3, और उसके ऊपर से मुझे क्या दिया है, 3 रिलेशन दे दिए हैं। वो 3 रिलेशन है R1, R2 और R3। अब इसके अंदर हमें बताना क्या है कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा ट्रांजिटिव है। तो अपने एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि x, x मतलब जो भी एलिमेंट है उसका
रिफ्लेक्शन रिलेशन के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, मतलब अपने को 3 रिफ्लेक्शन चाहिए, 1,1, 2,2 और 3,3। R1 में चेक करते हैं, R1 के अंदर इन तीनों में से एक भी अवेलेबल नहीं है, R2 में भी नहीं है, R3 के अंदर अपने को 3 चीजें मिल रही है, 1,1 भी मिल रहा है, 2,2 भी मिल रहा है, 3,3 भी मिल रहा है। तो R3 रिलेशन में बोल सकते हो कैसा है मेरा, रिफ्लेक्सिव है। R3 रिलेशन मेरा कैसा है, रिफ्लेक्सिव। अपने को यहाँ पे बाकी नंबर का कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हमने को सिर्फ वही चीज देखनी है कि 1,1, 2,2 और 3,3 अवेलेबल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या हमारे पास सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या कहते हैं, अगर मेरे पास x, y नाम का अगर रिलेशन है अंदर, तो y, x भी होना ही चाहिए। चेक करते हैं, अगर 1,2 है तो ऑब्वियसली 2,1 चाहिए, तब जाके ये मेरा सिमेट्रिक कंडीशन पे खड़ा उतरेगा। 1,2 है पर यहाँ पे मुझे 2,1 दिखेगा, 2,3 और 3,1 पहला मेरा सिमेट्रिक नहीं है। सेकंड पे आते हैं, 1,2 है उसका 2,1 पहली कंडीशन देखो सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पे दूसरा भी है 1,3 है पर साथ में 3,1 भी है, तो ये भी मेरा क्या है, सिमेट्रिक कंडीशन को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, R2 मेरे पास कैसा है, सिमेट्रिक है। ओके, लास्ट में चेक करते हैं, 1,1 का सिमेट्रिक तो 1,1 है, उसको अपने को देखने की जरूरत है। 1,2 का देखना है। अब 1,2 के लिए अपने क्या चाहिए, 2,1। इसके अंदर हमें कहीं 2,1 दिख नहीं रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब लास्ट अपने आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में मैंने आपको जैसे कि पहले बता चुका था, तो उसमें मुझे कम से कम 3 एलिमेंट चाहिए, क्योंकि 2 एलिमेंट के अंदर हम ट्रांजिटिव बोल नहीं सकते, क्योंकि ए रिलेट बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए, बी और सी 3 एलिमेंट हमको चाहिए। ओके, चलो तो ट्रांजिटिव देखते हैं। 1 अगर 2 के साथ रिलेटेड है, 2 3 के साथ रिलेटेड है, मतलब मुझे क्या चाहिए, 1 का रिलेशन 3 के साथ चाहिए। मैंने एग्जाम्पल में आपको जैसे कि बताया था, समझा दिया होती कि 1,3 और 3,1 में फर्क होता है, वही आप देख सकते हो कि 1 और 2 के साथ रिलेटेड है, 2 3 के साथ रिलेटेड है, पर 1 3 के साथ नहीं है, 3 1 के साथ रिलेटेड है, तो ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट आते हैं, 1 2 के साथ है, 2 1 के साथ है। अब यहाँ पे हमारी दूसरी कंडीशन ट्रांजिटिव जो मैंने आपको बताई थी कि ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट चाहिए, जबकि हमारे पास एलिमेंट कितने यहाँ पे, खाली 2, 1 और 2। यहाँ पे भी देखो 2 और 1, समझ आया। आगे बढ़ते हैं R3 पे, 1 1 1 2, यहाँ पे भी 2 ही एलिमेंट है, ये नहीं बना सकते। इसमें 1 2 1 3, पर ये 2 यहाँ पे है ही नहीं, ए बी के साथ, बी सी के साथ, पर ये बी भी दोनों सेम नहीं है। आगे और चले तो इधर भी अपने पास 2 एलिमेंट है, 2 और 3, तो ये भी नहीं। आगे देखते हैं 3,1 3,2, तो यहाँ पे भी 1 और 3 है, दोनों भी सेम नहीं, और यहाँ पे भी 3 3, ये भी सेम नहीं आ रहा है। तो मतलब इन तीनों में से एक भी रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव का नहीं है। ओके, तो मेरे पास खाली 2 रिलेशन है, एक सिमेट्रिक आया और एक रिफ्लेक्सिव आया। ये बात समझ लो कि हर एक रिलेशन कुछ ना कुछ हो, ये पॉसिबल नहीं है। या तो रिफ्लेक्सिव होगा, या सिमेट्रिक होगा, या ट्रांजिटिव होगा, या फिर कोई 2 भी हो सकता है, जैसे एक रिफ्लेक्सिव हुआ तो एक सिमेट्रिक, या फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों एक साथ ही हो। अब एक सबसे मेन अपने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन, जो मैं आपको बताया था, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जब ये तीनों कंडीशन किसी रिलेशन में सेटिस्फाई कर जाता है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो और वो ट्रांजिटिव भी हो, तब उसे अपने कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। अगर ये तीनों रिलेशनशिप आपको आ गए अच्छे समझ में, तो इक्विवेलेंस कुछ नहीं, इक्विवेलेंस खाली ये तीनों का प्रूफ है। अगर ये तीनों आपको कोई रिलेशन आपको दिख गए, तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशनशिप कहलाएगा। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अभी अपने रिलेशंस खत्म किया, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या चीज होती है, पहले इसके इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फंक्शन f इज अ रूल दैट असाइंस एग्जैक्टली वन एलिमेंट y इन सेट b टू ईच एलिमेंट x इन सेट a, जहां पे x क्या चीज है मेरे पास, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा है, अपने उसकी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। पर y कैसा है कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। फंक्शंस को अगर हिंदी में एकदम सिंपल सी भाषा में समझाओ तो फंक्शन एक ऐसा रूल है जो एक सेट से दूसरे सेट के बीच का रिलेशन मुझे बताएगा कि अगर इस सेट से इस सेट में जा रहा हो तो इसके वजह क्या है। यहाँ पे एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो y नाम का एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, x प्लस 5, मतलब x की जो मैं वैल्यू डालूंगा तो y की वैल्यू में क्या आएगा, हमेशा 5 का इजाफा ही आएगा। तो x की वैल्यू जब 1 डाली तो y नाम के सेट में क्या आया, 6 आया। y की वैल्यू 2 डाली तब, सॉरी x की वैल्यू 2 डाली तब y की वैल्यू कितनी है, 7 आई। x की वैल्यू में 3 डाली तो वैसे 8 आई, ऐसे 5 डालूंगा तब 10 आएगी। तो ऐसे मेरा क्या बन गया, एक x का सेट बना और एक y का सेट बना। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की अपन ने बात की थी। इंडिपेंडेंट मतलब अपने को पता है वो किसी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो ये आप सेट देख सकते हैं क्लियरली, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसकी अपन ने कितनी वैल्यू एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको मैं 6 7 8 9 10 यहाँ पे मैं आगे दे सकता हूँ।
8, 9, 10, पर इधर मैं 11, 12, 13, 14 लूंगा पर वो किस पे डिपेंड करेंगे? 6, 7, 8, 9, 10 है तो इधर 11, 12, 13, 14, 15 ये सब आएगा। मतलब अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 12 आएगा। इसलिए x कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी अपने आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस कैसे होते हैं। अब फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले आता है वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। वन वन को अपने इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। वन वन फंक्शन क्या होता है कि हर एक एलिमेंट के लिए, मतलब x अगर एलिमेंट है तो उसके लिए खाली एक ही वैल्यू होगी y के पास। x नाम के एलिमेंट के पास अगर 1 है तो उसकी वैल्यू y के लिए बस एक ही होगी, एक से ज्यादा उसके वैल्यू नहीं हो सकती। क्या है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A हैज यूनिक एंड डिफरेंट इमेज इन सेट B। यूनिक और डिफरेंट, ये चीज ध्यान रखना है, यूनिक और डिफरेंट। ओके, अब अगर इसको मैं मैथमेटिकल टर्म में समझाऊं तो मैं इसको कैसे प्रूव करूंगा कि f of x1 is equals to f of x2, it implies that x1 is equals to x2। इसको अपने आगे एग्जांपल में सॉल्व करते वक्त यूज करेंगे। अब आगे इसके पास दो मेथड इसकी सॉल्व करने की, ग्राफिकल मेथड भी होती है और एक है अपने पास ये डिफरेंशिएशन वाली मेथड भी है। ग्राफिकल मेथड हालांकि बहुत आसान होती है अगर आपको ग्राफ पता हो तो। ग्राफिकल मेथड क्या कहती है कि इट इज इंटरसेक्टेड बाय एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट मोस्ट वन पॉइंट। मतलब अगर आप उसके ग्राफ बनाओ, उसके ग्राफ में आपकी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो आपकी लाइन जाएगी, मींस एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली ये वाली, तो खाली एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए, तो वो जाके कैसा होगा? वन वन फंक्शन होगा। और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गई तो कैसा फंक्शन होगा? मेनी वन फंक्शन होगा। सिंपल एग्जांपल अपने आगे देखेंगे। और दूसरा है ये डिफरेंशिएशन की टेक्निक। डिफरेंशिएशन की सबसे क्या कहता है कि f हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। मतलब अगर उस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव करूं और वो डेरिवेटिव हमेशा मेरा पॉजिटिव ही आ रहा हो या फिर हमेशा नेगेटिव ही आ रहा हो, तो वो फंक्शन कैसा होगा? वन वन फंक्शन होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है मेरे पास? f डैश x should be greater than equal to 0 और f dash x should be less than equal to 0। अब इसका अपने आगे एग्जांपल देखेंगे जिसमें अपने पता करेंगे वन वन फंक्शन कौन सा है और मेनी वन फंक्शन कौन सा है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू अवर एग्जांपल। अब अपने करेंगे वन वन का एक एग्जांपल। वन वन की एक सिंपल सी मैथमेटिकल कंडीशन जो अपने को प्रूफ करनी होती है वो लिख दी है कि f of x1 is equals to f of x2। ये क्या इंप्लाई करेगा? x1 is equal to x2। अगर ये कोई भी इक्वेशन में प्रूफ हो जाता है तो ये आपका कैसा इक्वेशन होगा? वन वन वाला, सॉरी ये आपका वन वन वाला फंक्शन होगा। अब अपने पास क्वेश्चन क्या है? मेरे पास एक फंक्शन है, तो फंक्शन है x³ का फंक्शन है। अपने इसको तीनों मेथड से करेंगे। पहले इससे भी करेंगे, ग्राफिकल मेथड से भी करेंगे और डिफरेंशिएशन वाले मेथड से भी करेंगे। सबसे पहले इससे ट्राई करते हैं। क्या बता रहा है कि f of x1 is equals to f of x2 पहले अपने को लेना है। तो अगर यहाँ पे x1 और x2 में दो यूनिक डोमेन ले रहा हूं, लेट x1 and x2 be domains। इससे क्या होगा कि f of x1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? अपने पास f of x2 के बराबर होनी चाहिए। किसके लिए? वन वन के लिए। तो अगर f of x1 is equals to f of x2 है तो मेरे पास x1 का क्यूब किसके बराबर होना चाहिए? x2 का क्यूब के बराबर। इधर से हमने सीधा एक रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या कि x1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? मेरे पास x2 के बराबर। ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब ये वन वन है। दूसरी मेथड से करते, दूसरी मेथड में क्या बताएगी? ग्राफिकल मेथड। कि कोई भी ग्राफ, अगर फंक्शन में मैं ग्राफ बनाऊं और एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैं लाइन खींचूं तो खाली एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचता हूँ, एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हुई। कहीं भी मैं लाइन खींचूंगा वो खाली एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होगी, इसलिए कैसा फंक्शन कहलाएगा? वन वन फंक्शन। ग्राफिकल भी हो गया। अब लास्ट मेथड है थर्ड वाली। थर्ड वाली मेथड क्या कहती है? f dash x should be greater than equal to 0 और f dash x should be less than equal to 0। मतलब या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो मेरे पास फंक्शन क्या है? मेरे पास फंक्शन है x³ का। ओके, तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 आगे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी तो 3x²। अब आप देख सकते हो 3x² हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। कैसे बड़ा होगा? x² के अंदर आप कोई भी डोमेन डाल दो, 0 से बड़े वाले नंबर डाल दो, 0 से छोटे वाले नंबर डाल दो, वो हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। और आगे ये किसका मल्टीपल है? पॉजिटिव 3 का है। तो मतलब ये हमेशा कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। तो इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ कि f dash x हमेशा कैसा रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये फंक्शन कैसा होगा मेरा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये वन वन फंक्शन है या फिर इंजेक्टिव फंक्शन है।
मेनी वन फंक्शन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ओके। अपने एग्जांपल लेंगे मेनी वन फंक्शन का। वन वन फंक्शन का अभी आपने एग्जांपल देखा। मेनी वन फंक्शन के लिए मैं एक लेता हूँ फंक्शन एक्स स्क्वायर नाम का एक फंक्शन किया, तो उसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वन वन है कि नहीं। अपनी कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, मतलब एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू के बराबर होना चाहिए। तो एक्स वन का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्स टू का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। पर जब यहाँ पे इनके स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस एक्स वन शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू। अब ये हर बार सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, माइनस टू के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ से मैं पूरा कंडीशन सेटिस्फाई कर ही सकता है, ये मैनी वन है कि वन वन है। इसलिए मैं जाते हैं दूसरी मेथड पे। दूसरी मेथड थी ग्राफिकल मेथड, जो कि सबसे इजी थी। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। उसके हिसाब से क्या होता है वन वन फंक्शन के हिसाब से, कि वो फंक्शन पैरेलल, अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूं वो कहीं एक ही पॉइंट पे कट होना चाहिए। अब यहाँ पे जब मैं पैरेलल लाइन खींचता हूँ कहीं पे भी, नीचे तो है ही नहीं उसका, खाली ऊपर ही खींच सकता हूँ, तो ये हमेशा दो पॉइंट पे कट करेगा। ये हमेशा दो पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे देखो तो भी यहाँ पे। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक x की वैल्यू के लिए ये दो y की वैल्यू ले रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 3 पे लाइन खींच रहा हूँ तो ये यहाँ पे इसकी दो वैल्यूज लेगा, एक 9 लेगा, सॉरी हाँ, x इक्वल टू 3 पे लिया तो यहाँ पे 9 x इक्वल टू 3 और ये माइनस 3 और माइनस 3 पे ये की वैल्यू अटेंड करेगा, कौन सी, 9 की वैल्यू। तो इस हिसाब से कौन सा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन। क्योंकि मैनी वन फंक्शन अपने को कहता ही है कि कोई भी दो डोमेन के लिए सेम वैल्यू आती है तो फंक्शन कैसा बन जाएगा मेरा, मैनी वन फंक्शन। इधर मैनी वन फंक्शन खत्म करते हैं और आगे बढ़ेंगे ऑन टू और इनटू फंक्शन पे। ओके, अब बारी आती है अपनी ऑन टू और इनटू फंक्शंस की। इसमें जनरली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऑन टू और इनटू में। ऑन टू समझ आ गया तो आपको इनटू की ऐसे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो अपने आप इनटू फंक्शन बन जाएगा। और ऑन टू समझना बहुत जरूरी है। ऑन टू फंक्शन की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते, क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन, ईच एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए अंडर फंक्शन एफ। हर एक जो अपने बी नाम की जो एलिमेंट बना रहे, मतलब जो अपने फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू डाल के जो वाई की वैल्यू बनाते हैं, तो बी नाम का पूरा सेट बनेगा आपका। हर एक सेट बी के लिए उसका जो एलिमेंट है ए के अंदर, वो एलिमेंट अपने पास एग्जिस्ट करना ही चाहिए। मतलब मेरे पास ये चीज खाली नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊ 1 2 3 है और फंक्शन में मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो इधर क्या आएगा 2 3 4 5। अगर ये मेरा फंक्शन इधर ये एक्सटेंड करता हूं तो 1 के लिए मेरे पास 2 है, 2 के लिए मेरे पास 3 है और 3 के लिए मेरे पास क्या है 4 है। पर यहाँ के 5 के लिए यहाँ मेरे पास 4 नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। एकदम इतना सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। अपन ने आगे डोमेन और रेंज पढ़ा था, इसको सॉल्व करने में डोमेन सॉरी कोडोमेन और रेंज ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल मायने रखते हैं। क्या है इसका सबसे मेन चीज कि कोडोमेन ऑफ एफ, मतलब जो फंक्शन का कोडोमेन है वो फंक्शन की रेंज से मैच होना चाहिए। मतलब जो कोडोमेन है वही हमारी रेंज होनी चाहिए, तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। सिंपल, आपने क्वेश्चंस में दिखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसे देते हैं फंक्शन आर एरो एन। ये आर एरो एन है क्या, ये जो है ये अपना डोमेन है कि अपने कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं अंदर, इन शॉर्ट एक्स की वैल्यू। और ये जो है ये अपना क्या है, कोडोमेन है। क्या है अपना कोडोमेन, कि मेरे पास कौन सी वैल्यू अटेंड करने की ताकत है, कि मैं कौन कौन सी वैल्यू इसमें अटेंड कर सकता हूँ। ये अब ये जो फंक्शन है इसके अपने क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। अब इस फंक्शन की जो अपन ने रेंज निकाली वो इसके बराबर ही आनी चाहिए, तो ही वो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं। यहाँ पे एक सिंपल भाषा में लिखा है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर मस्ट एग्जिस्ट है सम x बिलोंग्स टू a। यहाँ पे ऑन टू फंक्शन का भी अपने एग्जांपल लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ आएगा। पर ये चीज सबसे मेन ध्यान रखना कि फंक्शन की रेंज होती है और ये कोडोमेन जो होता है वो दोनों सेम होने चाहिए, तब जाके वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, ऑन टू। और सिंपल, अगर वो फंक्शन ऑन टू नहीं बन रहा है तो वो फंक्शन अपने आप किन से बन जाएगा, इनटू फंक्शन बन जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल। आपने करेंगे ऑन टू फंक्शन का एक छोटा सा एक एग्जांपल। अब यहाँ मुझे फंक्शन क्या दिया है, e रेज टू 2x प्लस 1। पर इधर एक चीज गौर करने लायक है, क्या है, तो यहाँ पे मुझे ये क्या दिया, मेरा डोमेन, और ये क्या है, मेरी कोडोमेन। तो मैंने आपको ऑन टू फंक्शन के लिए बताया था कोडोमेन किसके बराबर होनी चाहिए, रेंज के बराबर। किसकी रेंज, फंक्शन की रेंज के बराबर।
तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, इस फंक्शन की रेंज ढूंढनी पड़ेगी। चलो तो देखें, अब यहाँ पे क्या फंक्शन मेरे पास e⁻²x+1। अब डोमेन क्या होता है कि जहां पे मैं x की जो जो वैल्यूज डाल रहा हूँ वो मेरी डोमेन है। तो यहाँ x बिलोंग्स टू क्या है मेरे पास, r है। r मीन्स कोई भी रियल नंबर। तो अगर मैं e की पावर में कभी भी कोई भी रियल नंबर डालू, तो आपको सबको पता है कि e की पावर में कभी भी कोई भी रियल नंबर डालू तो उसका जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 ही होने वाली है। अब इसके अंदर क्या है, +1। तो अगर e की पावर 2x हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो जब मैं इसमें +1 करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1, क्योंकि दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, 1 1 ऐड कर दिया। तो e की पावर 2x+1 हमेशा किससे कैसा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, पर 1 से छोटा नहीं होगा। तो ग्रेटर देन 1 कितना बड़ा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि x की वैल्यू कहाँ है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर तो कहीं 1, रियल नंबर तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। तो इधर भी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो जिसकी रेंज होगी वो कहां से कहां तक होगी। अब ये बोल रहा है कि e⁻²x+1 इज ग्रेटर देन 1, 1 से वो बड़ा है, पर 1 से कहां तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये भी इन्फिनिटी तक ही जाएगा पूरी वैल्यू। तो इसकी जो रेंज हुई वो रेंज क्या हुई मेरे पास, 1 से लेके तो इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, वरना यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट आता, पर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, ये ओपन ब्रैकेट। ओके, अब रेंज आ चुकी है अपने पास। अब ये जो ये मैंने आपको बता चुका था कि ये जो हिस्सा होता है ये क्या हिस्सा होता है, कोडोमेन होता है। अब रेंज और कोडोमेन जहां पे सेम हो गई वो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है आपका रेंज और कोडोमेन का डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेंज हमेशा फंक्शन की होती है, रेंज हमेशा फंक्शन की ही होती है। यहाँ पे जो फंक्शन दिया है तो ये जो होता है ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, इसे कभी भूलना मत। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑन टू और इनटू फंक्शन पूरा होता है। इसके क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट वीडियोस में और आगे वीडियोस में करेंगे पूरे। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब अपने पढ़ेंगे लास्ट वाला 1 1 ऑन टू, या फिर वो बाइजेक्टिव फंक्शन जिसे अपने कहते हैं। वो सिंपल है कि अपन ने अब तक जो 1 1 फंक्शन पढ़ा और ऑन टू फंक्शन पढ़ा, अगर ये दोनों कंडीशन एक ही फंक्शन के अंदर सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको अपने कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर 1 1 ऑन टू फंक्शन। सिंपल है। अब हमने तीनों के अलग अलग नाम, जैसे कि आपको याद होगा इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। इंजेक्टिव मतलब आप कुछ चीज इंजेक्ट कर रहे हो, तो याद कीजिए 1 1 के अंदर अपने कोई डोमेन के ऊपर एक्स के ऊपर ही काम कर रहे थे, अपने f(x1) = f(x2) कर रहे थे। तो वो क्या था, हमारा एक इंसर्ट करने का मेथड था कि एक्स अपने उसमें इंसर्ट करे, उसमें अपने उसको कह सकते हैं इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव को अपने कैसे याद रख सकते हैं कि अपना जो रिजल्ट आया था उसमें अपने ज्यादातर फोकस कर रहे होते हैं। कैसे कि अपने डोमेन और कोडोमेन और रेंज पे फोकस कर रहे होते हैं, इसलिए तो सर्जेक्टिव। और जब दोनों फंक्शन मिल जाए तो उसे बाइजेक्टिव। तो ये याद रखने का बहुत इजी सा मेथड है। ओके, अब एक चीज आती है अपना इवन एंड ऑड फंक्शंस। एक चीज आप याद रखिएगा कि हर फंक्शन इवन हो या हर फंक्शन ऑड हो ये जरूरी नहीं होता। सारे फंक्शन इवन नहीं हो सकते और सारे फंक्शन ऑड नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, इवन फंक्शन कंडीशन होती है कि अगर मैं x की जगह पे कहीं पे -x डाल दूं, अगर वो फंक्शन में x की जगह मैंने -x डाल दिया तो भी मुझे घूम फिर के ओरिजिनल फंक्शन ही देगा, उसका माइनस पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जाम्पल आपको याद होगा, cos ऑफ -x हमेशा cos x के बराबर ही होता है। -x का होल स्क्वायर या होल रेज़ टू 4 या फिर कोई भी इवन नंबर आप ले लीजिए तो भी वो माइनस को फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9, तो उसमें माइनस को उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इस टाइप के वो एल्जेब्रिक जो इवन पावर वाले एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन कैसे होते हैं मेरे, इवन फंक्शन। अब आते हैं अपने ऑड फंक्शन पे। ऑड फंक्शन में कैसा होगा कि जब भी मैं उसमें माइनस डालूंगा तो माइनस का उसमें फंक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस आखा का आखा कॉमन रूप में पूरा बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अपन साइन ले लेते हैं कि साइन ऑफ -x, तो हमेशा क्या होगा माइनस साइन x, उसमें x भी इधर इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, खाली जो माइनस का वहां पे आ चुका है, बाहर आ चुका है। अगर मैं एल्जेब्रिक फंक्शन लूं उसमें ऑड पावर लूं 2n+1, तो उसमें भी आपको कैसा होगा कि जो माइनस है वो आखा बाहर आ जाएगा और आपको क्या मिलेगा, ओरिजिनल आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल x³ ले लीजिए, 3 का क्यूब 27, -3 का क्यूब कितना होगा -27। माइनस का फर्क क्या पड़ा, खाली वो माइनस आखा का आखा बाहर आ गया। ये कंडीशन होती है उनको प्रूफ करने की, इवन की और ऑड की। ये कंडीशन आप याद रख लीजिए तो आपको आसानी रहेगी इवन और ऑड फंक्शन याद करने में। फिर से इवन और ऑड, हर फंक्शन इवन हो हर फंक्शन ऑड हो ऐसा जरूरी नहीं होता। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शंस। कोई भी दो फंक्शन को आपस में जोड़ना उसे अपने कहेंगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x).
इसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, थ्योरेटिकल इतना अच्छी समझ नहीं आएगा। तो एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन, इन दोनों को आपस में जब मिलाने की कोशिश करते हैं उसे हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। अब कंपोजिशन में जरूरी नहीं है मुझे दो ही फंक्शन चाहिए, 3 फंक्शन भी हो सकते हैं या फिर एक इकलौता फंक्शन भी हो सकता है, एफ जी एच भी हो सकते हैं, खाली एफ फंक्शन का कंपोजिशन बोला वो भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर अपने सॉल्व करेंगे, ये 4 चीजें अपने को निकालनी होती है जनरली। ओके, इसे अपने पढ़ते हैं एफ ऑफ एफ या फिर एफ ऑफ एफ या फिर जी ऑफ जी, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, ऐसा इसको लिखने का नोटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल के साथ समझते जाइए, अगर मैं लिखता हूं एफ ऑफ एफ तो मतलब वो फंक्शन के अंदर जहां पे एक्स है मैं फंक्शन एक्स डाल रहा हूं। तो देखिए एफ एक्स नाम का जो फंक्शन है यहाँ पे क्या है मेरे पास 3x है, क्या है मेरे पास 3x, पर यहाँ पे मैंने x की जगह पे क्या डाला है एफ ऑफ एक्स डाला है, तो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या डालूंगा मैं एफ ऑफ एक्स डालूंगा, और मेरे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x ही, तो 3 इंटू 3x, तो मेरा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 9x। ये किसका मिला आंसर मुझे एफ ऑफ एफ का। वैसे आप निकालते हैं अपने जी ऑफ जी का, जी ऑफ जी कैसे लिखेंगे इसे, जी नाम का जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह मुझे क्या डालना है जी ऑफ एक्स डालना है, तो इधर एक्स क्या है एक्स का होल स्क्वायर, अपने को एक्स स्क्वायर की जगह पे नहीं डालना, अपने को एक्स की जगह पे डालना है। एक्स की जगह यहाँ पे क्या डालूंगा मैं जी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 जा 4, यस, तो x इज टू 4, ये क्या मिला मुझे g ऑफ g। अब आते हैं अपने f ऑफ g और g ऑफ f, ये दोनों सेम नहीं होते, अभी अपने प्रूफ भी करेंगे। अब याद रखने के लिए आप कैसे बोल सकते हैं ये दोनों सेम नहीं होंगे। चलिए पहले करते हैं f ऑफ g। f ऑफ g मतलब क्या f ऑफ g ऑफ x, f में जहां पे x है वहां पे मुझे क्या डालना है g नाम का फंक्शन डालना है। तो f में x कहां पे 3 इंटू एक्स है, तो इसको मैं कैसे करूंगा 3 इंटू जी ऑफ एक्स। ओके, और जी ऑफ एक्स की मेरे पास वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू मिली मुझे एफ ऑफ जी की। अब मैं जी ऑफ एफ की वैल्यू निकालता हूं, जी ऑफ एफ क्या बोलता है मुझे कि जी नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर एक्स की जगह पे क्या डालना है मुझे एफ ऑफ एक्स डालना है। ओके, सो जी नाम के फंक्शन के अंदर क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर है, और एफ नाम का फंक्शन क्या है मेरे पास 3x है, तो एक्स की जगह पे क्या डालूंगा मैं 3x और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर है, तो मुझे x की जगह पे रिप्लेस करना है। याद रखिए हमेशा x की जगह पे ही रिप्लेस करना है, x स्क्वायर x की जगह पे रिप्लेस नहीं करना है। ओके, तो 3x का होल स्क्वायर, ओके, सो 3 का स्क्वायर 9 और x का x स्क्वायर 9x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर। यहां से भी अपने प्रूफ कर सकते हैं कि f ऑफ g और g ऑफ f दोनों सेम नहीं होते। ओके, तो यहाँ पे अब कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस भी पूरा होता है। अब आएंगे अपने इनवर्स फंक्शन पे। इनवर्स फंक्शन के लिए आप एक चीज याद रखिए, हमेशा कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव फंक्शन हो तभी वो इनवर्स फंक्शन बन पाएगा, उसके अलावा उसकी कोई चांस नहीं है कोई इनवर्स फंक्शन बनेगा। तो कभी भी किसी भी चीज का इनवर्स निकालो उससे पहले आपको एक चीज जरूर चेक करनी है कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू अवर इनवर्स फंक्शन। अपना लास्ट टॉपिक आया इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो अभी शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहूंगा कि आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ भी चीज समझ ना आई हो, किसी और चीज में डाउट हो या कुछ भी हो, नीचे दी गई हमारी कांटेक्ट डिटेल्स और लिंक है जिसपे आपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, सो इनवर्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हमेशा कोई बाइजेक्टिव फंक्शन हो उसका ही होता है। तो इसका एक डेफिनेशन है, लेट function f a to b be a given bijective function, then there exists a unique function such that g b to a f of x y के बराबर और g of y x के बराबर। मतलब जो फंक्शन यहाँ पे पहले इंडिपेंडेंट का रोल करता था वो यहाँ पे डिपेंडेंट हो जाता है, और जो डिपेंडेंट था वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाता है। Then g is called the inverse of f। अब इनवर्स ऑफ फंक्शन की खासियत होती है कि जो डोमेन होगा f का, मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन जिसका अपने इनवर्स निकाल रहे हैं, जो उसका डोमेन होगा उसकी रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो उसकी रेंज होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी उसके डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ग्राफिकली अगर आपने समझे इनवर्स को तो एक सिंपल सा तरीका है कि y इक्वल टू एक्स नाम की जो लाइन होती है उसका जो भी मतलब अपने कोई फंक्शन ले रहे हैं, सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिया y इक्वल टू e टू एक्स। अब अगर मैं उसको y इक्वल टू एक्स नाम की लाइन के ऊपर एक उसका इमेज ड्रॉ करूं तो जो इमेज बनेगी वो सिंपल सी बात है, वो फंक्शन की वो मेरा इनवर्स वाला फंक्शन होगा उसकी इमेज होगी।
तो किसी का भी फंक्शन का इनवर्स निकालना बाय ग्राफिकल मेथड इज वेरी सिंपल कि y इक्वल टू एक्स नाम की जो लाइन है उसके ऊपर से उसकी इमेज ड्रॉ कर दो, तो मेरा क्या बन जाएगा, वो f इनवर्स का फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो y इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स और दूसरा क्या y इक्वल टू log x है। अब ई रेज़ टू एक्स का डोमेन कितना है, माइनस इंफिनिटी से लेके तो इंफिनिटी, और उसकी रेंज कितनी है, 0 से लेके तो इंफिनिटी। पर जैसे वो y इक्वल टू एक्स के ऊपर से जैसे मैं उसकी इमेज बनाता हूँ तो लॉग में चेंज हो जाता है, पर जैसे वो फंक्शन लॉग में चेंज होगा तो क्या कर देता है, उसकी डोमेन देखिए 0 टू इंफिनिटी हो जाती है, उसकी डोमेन कहां से कहां तक हो जाती है, 0 टू इंफिनिटी। पर जबकि उसकी रेंज कहां से कहां तक हो जाती, माइनस इंफिनिटी से तो इंफिनिटी तक। तो इस हिसाब से ये फंक्शन इनवर्स आता है। अब अपने सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाए। इनवर्स की एक खासियत है कि इनवर्स का जो इनवर्स अपने करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन आएगा। और दूसरी बात जो कि मैंने आपको कंपोजिशन बताया था, अगर f और g नाम की जो फंक्शन है f और g, तो अगर f g का इनवर्स अगर होगा तो f ऑफ g और g ऑफ f ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, चाहिए तो नोट भी कर लीजिए। तो इसके बाद हम सीखेंगे इनवर्स निकाले कैसे किसी भी फंक्शन का। सो लेट्स मूव टू एग्जांपल। अब अपने देखेंगे कि f ऑफ x जो मुझे फंक्शन दिया है उसका मैं इनवर्स फंक्शन कैसे निकालता हूँ। उससे पहले मैंने एक लाइन बोली थी कि f और g अगर एक दूसरे के इनवर्स है तो उसकी जो कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू मतलब f ऑफ g या g ऑफ f की वैल्यू होती है वो हमेशा सेम होगी, और सेम किसके बराबर होती है, हमेशा x के बराबर ही होती है। या आप आगे डिराइव भी कर सकते हैं। उससे पहले आपने सीख लेते किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। हमारे पास ये फंक्शन दिया है 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x, फाइंड f इनवर्स x। अब यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने एज्यूम करके रखा है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे अपने प्रूफ करने नहीं बैठे। पर जहां पे नहीं दिया ये बाइजेक्टिव वहां आपको बताना पड़ेगा। बाइजेक्टिव अपन ने पढ़ा था कि 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो अपने वो प्रूफ करेंगे। पर यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है कि ये बाइजेक्टिव ही है, तो इसको इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, f ऑफ x उसको अपने क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा y इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x। अभी अगर f इनवर्स निकालना है उसके लिए आपको मेन वेरिएबल जो यहाँ पे y है उसको किसके साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, x के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब जो आखिर आपकी जो इक्वेशन होगी वो आपको y के टर्म में लानी है और x को एक सेपरेट वेरिएबल की तरह लाना है। इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो x को यहाँ पे एक राजा के तौर पे लाना है और y को सब्सिडरी तौर पे रखना है। तो अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते क्या बनेगा, y माइनस 3xy इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब मुझे यहाँ पे किसको मेन वेरिएबल के तौर पे लाना है, राजा बनाना है, x को बनाना है, तो मैं x नाम की चीज को अलग रखता हूँ। प्लस 1 इक्वल टू के यहाँ पे आ गया तो क्या बन गया ये माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3xy। ओके, अब यहाँ पे मुझे किसको राजा बनाना था या फिर किसको मेन वेरिएबल मतलब x को बनाना है। यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x अगर मैं कॉमन लेता हूं तो इधर क्या आया 2 प्लस 3y। अभी भी x के साथ या मल्टीप्लीकेशन में ये टर्म है, इस टर्म को हटाने के लिए यहाँ से इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3y। ओके, अब जो यहाँ पे x है उसको आप f इनवर्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और जो y है उसको x के साथ कर दीजिए। तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3x। ये आपको मिल गई f इनवर्स x की वैल्यू। इस हिसाब से आप इनवर्स ढूंढ सकते हैं किसी भी फंक्शन का, पर वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। इसी के साथ अपना यहाँ पे रिलेशन और फंक्शंस पूरा होता है। आपको कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी किसी प्रकार का आपको इंटरेक्टिव सेशन चाहिए, कुछ भी हो, कुछ क्वेश्चंस ना समझ आ रहे हो, कोई टॉपिक ना समझ आ रहा हो, तो नीचे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है, प्लीज आइए रजिस्टर कीजिए। हम लोग बहुत खुश हो गए आपकी मदद करके। तो यहाँ पे हमारा आज पहला चैप्टर खत्म होता है रिलेशन एंड फंक्शंस का। तो इसके बाद अपने सेकंड चैप्टर आगे स्टार्ट करेंगे जो कि होगा अपना डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। टिल देन टेक केयर। तो गाइस यहाँ पे हमारा वीडियो पूरा होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हमें और भी नए कंटेंट लाने की और भी अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कराने की नई नई प्रेरणा मिलती रहे, जोश मिलता रहे। और कृष्णा इंस्टीट्यूट में एनरोल होने के लिए आपको नीचे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वेबसाइट्स है, आइए और एनरोल कीजिए।